नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अजय जी, एस जयशंकर साहब का जो भाषण था यूएन में, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया और ये एक्चुअल में घोषित नीति भी है हमारी। और अमेरिका अब तक समझ भी गया होगा, नहीं समझा हो ऐसा मैं मानता नहीं, कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी प्रेशर में नहीं लेते। राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोच्च है। और यही बात लावारोव ने भी कह दी, रूस के विदेश मंत्री ने भी कह दी मंच से। ये मैसेज क्यों देना पड़ा यूएन के मंच से एस जयशंकर साहब को? ये तो पता है, अमेरिका को भी पता है। अगर पता नहीं है तो मैं कहूंगा कि मूर्ख लोग बैठे हैं, क्योंकि इतने समय से वो प्रयास कर रहे हैं। अभी पीयूष गोयल के नेतृत्व में फिर एक प्रतिनिधिमंडल गया था वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन 2 दिन में फिर वापस आ गए वो। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि जो अमेरिका चाह रहा है वो भारत बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और जयशंकर साहब के मैसेज के साथ एक बहुत बड़ा मैसेज और भी था, उन्हें यूएन को भी थप्पड़ मारा। अगर आप चलो डिसेंट लैंग्वेज में कहो तो यूएन को भी आईना दिखा दिया कि भाई तुम लोग बने थे युद्ध रोकने के लिए, और जो हालत है दुनिया की, उन्होंने गिनाए। फिर यूक्रेन गिनाया, उन्होंने वेस्ट एशिया गिनाया और कहा कि बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं जिनको तो हम बात ही नहीं करते। और आप जो बैठ के वीटो पावर लेके बैठे हुए 4-5 नंबरदार खड़े करके आज के ज़माने में वो काम नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, मैसेज था। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने जैसे एक रैंट किया ना, शहबाज शरीफ ने, हमने उस रैंट का रैंट से बदला जवाब नहीं दिया। हमारे वो जो डिप्लोमेट है उन्होंने तो बड़ा लेडी ने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया, बट हमारे ईएम साहब ने एक पूरा एक जो कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच जिसको कह सकते हैं, जिसमें यूएन की खामियां, ये जो इनकी बड़े बुली बनने की आदत और दूसरों को धक्का मारने की आदत, और ग्लोबल साउथ की परेशानियां, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में, हमारी भी तो नहीं है, और एक्सपेंशन करने का टाइम आ गया। और ये भी कहा कि भारत तैयार है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कि तुम्हें कोई शक ना रहे। कल को ये मत बोलना कि बच्चा रोया नहीं था, दूध नहीं दिया। तो लॉबिंग तो चल रही थी पहले भी, लेकिन यूएन के मंच पे खड़े होके ये बड़ा क्लियर। और ये जो आपने कहा कि दोबारा क्यों किया, आई थिंक इसको दोबारा इसलिए किया गया कि हर जगह की ऑडियंस और हर जगह का एक प्लेटफॉर्म का अलग वैल्यू होती है। कई चीज़ें जब हम अपने घर के अंदर बैठ के बोलते हैं, या एक इंटरव्यू में बोल देते हैं, या किसी पॉडकास्ट में बोलते हैं, या सपोज किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में बोलते हैं, उनकी भी अपनी वैल्यू है। ये नहीं कि लोग सुनते नहीं, लेकिन अब यूएन के मंच पर खड़े होकर बोलते हो जब, तो फिर दुनिया सुनती है। उसको माने ना माने, वो एक रिकॉर्ड में चला गया, सारा हो गया। और अगर अभी भी यूएस को इसका संदेश नहीं मिला तो हम उनको ऑल दी बेस्ट ही बोल सकते हैं। आई थिंक अभी बीच में सोया और उसके ऊपर कॉर्न के ऊपर कुछ र्यूमर्स उड़नी शुरू हुई थी कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है, फिर रशिया का तेल कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो होता हुआ दिख नहीं रहा। ये तो चलता रहेगा, र्यूमर का बाजार चलता रहेगा। बट पहली बार भारत अपनी पॉलिसी क्लियर कट बोल रहा है। और अब ये ना भूलें कि जब यूएन में हमारे ईएम साहब खड़े होकर बात करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे हैं, वो हमें भी सुना रहे हैं कि भैया हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछली पालकों के लिए हम ये पंगे ले रहे हैं। हो सकता है कल को थोड़ा सा टफ टाइम भी आए, उस टाइम आपको समझ आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे तो, आप जैसे आपने पहले मेंशन किया कि ऑपरेशन सिंदूर की भी खिल्ली उड़ाने वाले बड़े थे। कल को अगर हमारे को सैंक्शन लग जाए वर्स्ट केस सिनेरियो में, या कुछ हमारे पे कठिनाई आ जाए जो कि हम टाप जाएंगे, हमें उस भारत सरकार तैयार है, तो यहाँ नंबरदार यहाँ भी खड़े हो जाएंगे। बोल तो रहा है बड़ा वीक प्राइम मिनिस्टर है, एक ने बोला था उस दिन। तो ये डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, अपने दोस्त, और आप फिर हमारे जो भारत जैसे बड़े देश का जो ईएम या प्राइम मिनिस्टर साहब जब खड़े होकर बात करते हैं तो उसको फिर आइसोलेशन में नहीं देखते। फिर देखते हैं कि साथ में, जैसे आपने मेंशन किया, रशिया ने क्या कहा, इसराइल ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा। इसराइल वाले तो क्विज लेके क्विज मास्टर बन के आगे बीबीजी की, बताओ जरा क्या। तो आई थिंक बड़ी अच्छा एक डिप्लोमेटिक जो मैसेजिंग है भारत, अनलाइक अमेरिका जिसका कॉमर्स सेक्रेटरी कुछ बकवास करता है, क्या लैंग्वेज यूज़ करता है, हमने बड़ी मैच्योरिटी के साथ इसको मैसेज क्लियर की है, डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी। आगे होता क्या, लेट्स सी। मेरी तो अपना ओपिनियन है कि यूएन का भी कोई वैल्यू रहा नहीं है, ये तो बिल्कुल माफिया है, इसका भी जाने का समय हो गया। ब्रिक्स शायद इसको एक टाइम पे आके लात मार के बाहर निकाले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ब्रिक्स बनता है तो हम वो गलती ना करें जो यूएन में हुई,
जैसे ब्रिक्स में हमारे पास जो फाउंडिंग मेंबर्स के पास वीटो पावर है, तो आई एम श्योर कि उसको या तो वीटो हटा दिया जाए या फिर वीटो का एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कुछ करके वीटो पावर्स के अंदर भी एक वोटिंग का सिस्टम, नहीं तो फिर हम एक और यूनियन बना के खड़े हो जाएंगे और फिर कुछ सालों बाद ये भी इररिलेवेंट हो जाएगा। जी, आप वाणिज्य मंत्री की बात कर रहे थे, इनका बयान मैं देख रहा था आज सुबह। इन्होंने कहा हमें कुछ देशों को सुधारना होगा, और इन्होंने ये कहा है कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को हम फिक्स करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ इन्हें ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा। इस तरह की लैंग्वेज में ये लगातार भौंक रहे हैं, मैं कहूंगा भौंक रहे हैं। तो ये ट्रंप के इशारे पर भौंक रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप राष्ट्रपति को विश्वास में बिना लिए इस तरह की बकवासबाजी करें। और अगर इस तरह की बकवासबाजी करने की छूट ट्रंप दे रहे हैं, तो फिर ये नेगोशिएशंस क्यों हो रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है। ये अमेरिका एक सुपर पावर है, हर चीज़ वहाँ उल्टी या सीधी जो भी होती है एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। ब्रीफिंग्स लिखी जाती हैं, अप्रूव होती हैं। हाँ, ट्रंप बाय नेचर, उसकी नेचर ये है कि उल्टी चीज़ें बोलना, गलत बातें बोलना, अपशब्द बोलना। आप इमेजिन कीजिए कल को हमारा पप्पू ट्रंप की जगह बैठ जाए तो ये क्या करेगा? ये कुछ करेगा ना, जो इसके जो हमारे कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन जो गंद उबलते रहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रंप ने ओके किया हो, लेकिन मैं यही हमेशा कहता हूँ, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे आर्मी का एक्शन हो, मिलिट्री ऑपरेशन हो, मैं कहता हूँ कि ये दुश्मन जो है, जो आपके सामने जो दूसरी पार्टी खड़ी है, वो तो वो करेंगे जो वो उनकी समझ है। हमने करना क्या है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे दोस्त से दुश्मन परमानेंट नहीं होता। वो सब समझदारी जो दिख रही है हमारे रिलेशनशिप में। तो ये जो भी कर रहे हैं इनका देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन में की जाती हैं ऐसे बातें। दुनिया ने कोई डिप्लोमेसी पहली बार थोड़ी देखी है। ये फ्रस्ट्रेशन का तरीका है कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, कोई आपको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। जैसे हम लोगों को है कि ब्रेक थ्रू मिल जाए, चलो सेटल हो जाए, उनको भी ज़रूरत है। अभी ये जो इन्फ्लेशन का जो अमेरिका में नया चक्कर चला है कि इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई है, इसके बाद जो अनरेस्ट होगी अमेरिका में वो भी उनको नज़र आती है। अभी देखिए, हम जितना मर्जी NRIs को छोड़ के हम जैसे यहाँ बैठे हैं, हम अमेरिका के अंदर के हालात नहीं समझ सकते। हम सिर्फ सेकंड हैंड, थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें, पाकिस्तान जब भी फ्रस्ट्रेट हुआ उसने भारत के साथ युद्ध छेड़ा। अमेरिका जब भी फ्रस्ट्रेट हुआ, कभी इराक में घुस गया, कभी ईरान के ऊपर बम फेंकने चल पड़ा, कभी अफगानिस्तान में। इसका भी यही काम है। इनकी बदकिस्मती ये है कि एक तो भारत को ये इराक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि इनके जहाज आएँ और डेजर्ट स्टॉर्म की तरह घुस जाएँ पाकिस्तान से, उनको औकात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत अभी अकेला भी नहीं है। अब जो सामने दिख रहा है एक एक्सिस पावर का बन रहा है, उसमें चाहे हम विलिंग अनविलिंग क्लाइंट हैं चाइना के होने के कारण, बट रशिया, इंडिया, चाइना, ईरान एक बहुत बड़ी। आज आपको पता है ईरान के अंदर, ईरान की जो युद्ध पॉलिसी थी शुरू से वो ये थी कि हम इसराइल को तबाह करेंगे। उनका बड़ा सिंपल था, सऊदीज उठेंगे तो उनको तबाह करेंगे। और तबाही करने के चक्कर में उन्होंने हज़ारों हज़ारों मिसाइलें बना ली, और बेस्ट वाली मिसाइलें भी यूज़ नहीं की हैं। लेकिन अपने डिफेंस पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। एयरफोर्स है नहीं, एयर डिफेंस है नहीं, इसलिए इनको इसराइल जब आए मार के चला जाता। इस टाइम एज वी स्पीक रशियन एयर डिफेंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट हैं ईरान के अंदर। ईरान का, मैं ये तो नहीं कहूँगा S-400, बट एक अच्छा फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस खड़ा कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत, चाइना, रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया बाई डिफ़ॉल्ट, ये जो एक्सिस है, इसके होते हुए अमेरिका की हिम्मत नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर ये बातें कर रहा है। अभी ट्रंप ने ओके भी किया होगा तो बड़ी बात नहीं है, वो गिरा हुआ आदमी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, मुझे फ्रस्ट्रेशन दिखती है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं। जी, अब कार्यक्रम के अंतिम में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, ये वाणिज्य मंत्री तो हमारे यहाँ भुट्टे बेचना चाहता है। कई बार कह चुका कि 140 करोड़ की आबादी है, एक बोरी मक्का भी नहीं खरीद रहा भारत हमसे, और जो कुछ दूसरे सामान बेचना चाहते हैं उनके लिए हम अपना मार्केट खोल नहीं रहे, अपने दरवाजे खोल नहीं रहे। इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो बौखलाहट में तरह तरह की बातें कर रहे हैं ये। तो बड़ा सवाल ये है अजय जी कि ट्रेड डील होगी या नहीं होगी।
और होगी तो क्या भारत की अपनी शर्तों पर होगी? और दूसरा ये शायद इसी से जुड़ा हुआ है कि क्वाड की समिट होगी या नहीं होगी, ट्रंप आएंगे या नहीं आएंगे। ट्रेड डील मेरे ख्याल से किसी ना किसी लेवल पे होगी, जाके किसी ना किसी स्टेज पे होगी और गिव एंड टेक पे होगी। ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, हम अपना भारतवासियों का प्रोटेक्शन, उनका देखभाल करना सरकार ने जिम्मेवारी ली हुई है, स्टेटेड पॉलिसी है कि जो हमें सूट करता है हम वही करेंगे। बट बात सिंपल सी है कि टेबल पे जब बैठते हो तो गिव एंड टेक होता है। वो गिव एंड टेक क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, पर इतना तो क्लियरली लग रहा है कि जो गिव एंड टेक का चांसेस हैं वो भी शायद काम नहीं कर रहे। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर वो इंटरव्यू दे रहा है, इसीलिए हमारी टीम वापस आ गई। बिकॉज इन्होंने अपने फार्मर्स को, जब इन्होंने यहाँ से निकालने शुरू की, लेटिन अमेरिका वाले लोगों को उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू किया, जो कि इनके फार्म्स पे काम करते थे, चीप लेबर थी, मैक्सिकन और बाकी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मैक्सिकन एंड ऑफ कोर्स अदर लेटिन अमेरिकन कंट्री जो बाकी वाली हैं, नीचे से बड़ी मैन पावर इनके पास आती है, तो इनको क्लियर लग गया कि जब उनको उठा के बाहर जानो कि फार्मर्स को प्रॉब्लम पड़ गई और मौसम भी खराब रहा है, प्रोडक्शन कम हुई, तो उन्होंने एक पैकेज जारी किया। लेकिन जो अमेरिकन प्रोसेस है उस पैकेज के अनुसार फार्मर्स को वो पैसा अगले साल मिलेगा। और जो अभी इनकी फसल निकल रही है आने वाली, जो बम्पर क्रॉप सो कॉल्ड, जो अभी सही वाली आ रही है, उसका लेने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भारत में थी। हम तो आप अपना टैरिफ लगाइए, आप लोगों को बोलिए कि यहाँ दवाई बनाओगे तो सस्ती है, दवाई बाहर से लाओगे तो 100%। आप इमेजिन कीजिए, अपने लोगों को तंग कर रहे हो आप, अपने जो उन मरीजों को मारना चाहते हो इतने लगा के। तो ऐसे वाला जो देश जो अपने आप को इतना सुपर पावर होने के बावजूद एक बिल्कुल गली के गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है, तो इनके साथ जाहिर है कि हमारी जो नेगोशिएशंस हैं वो बड़ी टफ फेज में जा रही हैं। बट ट्रंप एक आइटम है और अमेरिका अलग चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो किसी न किसी लेवल पे ये ट्रेड डील होगी, और आज नहीं होती है तो मैं भी ट्रंप के हिलने के बाद या मिड टर्म के बाद हो जाएगी। सिर्फ हमारे शर्तों पे होगी, ये एज्यूम करना भी गलती है, ऐसा होता ही नहीं है। और दूसरी बात रही क्वाड की, तो देखिए क्वाड का जो कंपोजिशन है, जो चाइना को मेन हमारे साथ इशू था, उसमें हमने समझदारी पहले ही दिखाई, हमने क्वाड में मिलिट्री कंपोनेंट नहीं डाला। अगर ट्रंप जो कि एक बिजनेसमैन है और जिसने बिजनेस के चक्कर में पाकिस्तान जैसे एक गिरे हुए उसको मुल्क को, दहशतगर्द मुल्क को, टेररिस्ट कंट्री को अपनी गोद में बिठा लिया, तो हमें ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी ट्रेड डील नहीं होती तो ये ना आए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमें वो ठीक है। उसके बाद वैसे क्वाड में है क्या, एक्चुअली देखा जाए तो RIC में फिर भी अभी बना नहीं है, लेकिन एक है, ब्रिक्स में एक हिम्मत है। क्वाड तो शुरू में भारत ने कहा था सप्लाई चेन्स पे चलते रहो, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहो, बाकी तो मिलिट्री कंपोनेंट उसमें था ही नहीं। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ट्रंप ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा लास्ट लाइन ये होगी, अगर ट्रंप नहीं भी आता तो जैसे फिर हम भी कहते हैं जाओ बाढ़ में, ना हो, इट डजंट मैटर। बट भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को फिर एक सोचना पड़ेगा कि ये जो देश है जो किसी को भी पैसे लेके भी डंप कर सकता है, जैसे कि कतर के ऊपर बॉम्ब गिरवा दिए, तो हम तो उन पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट है इनके ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यूएस के रिलेशन ख़राब हो रखे हैं। तो हमें ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि एक नई, एक लूज काइंड ऑफ ए कन्फेडरेशन कुछ और बन के निकले, अगर ये नहीं आता, खास करके क्वाड के समिट में। जी। और आखिर में एक बड़ा अहम सवाल मैं समझना चाहता हूँ, आप समझाएंगे, ये मुझे पता है। ये जब से प्रधानमंत्री चाइना से लौटे हैं और पुतिन भी वापस मॉस्को से लौटे हैं, कुछ खिचड़ी पकी है क्या वहां पर? क्योंकि देखिए, दो घटनाएं हुई हैं इधर, ये आपस में जुड़ी हुई लगती हैं मुझे। ब्रिक्स को लेकर के ट्रंप बिदका हुआ है, अमेरिका बिदका हुआ है। इसके बावजूद एस जयशंकर ने वहां ब्रिक्स देशों के साथ मीटिंग की है। नंबर 2, चीन ने संभवतः पहली बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन किया है। तो क्या ब्रिक्स को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं रूस के, चीन के और भारत के? ओमकार जी, अगर हम ये तीनों कंट्रीज ना भी चाहें, रशिया तो शुरू से कह रहा है, रशिया को तो चलो हम कहते हैं, हम और भारत, चाइना आपस में कुछ खुंदक में रहे ना, तो इंटरनेशनल दबाव पड़ रहा है ब्रिक्स के ऊपर। 84 कंट्रीज लाइंड अप है एप्लीकेशन हाथ में पकड़ के।
अब इमेजिन कीजिए 10 ब्रिक्स जो इनिशियल शुरू हुआ, फिर ब्रिक्स +10 पे आया, अभी 10 और वेटिंग थे, अभी 84। आपका साइज जाके 100 कंट्रीज के आसपास, तो आप तो यूएन को डिफंक्ट कर दिया। तो जब क्या होता है ना, आपसे जो उम्मीदें बढ़ जाती हैं दुनिया को, और दुनिया फिर आपको रीच आउट करती है। कई लोग हैं जो डर के मारे, अमेरिका के डर के मारे या और प्रेशर्स हैं, जैसे अफगानिस्तान है, उसको पैसा सिर्फ अमेरिका से आ रहा है, बाकी सारे पैसे बंद हैं। तो वो बोलना चाहते हैं तो भी नहीं बोल पाते बेचारे एट टाइम्स, पर हमें पता है। तो कई लोग नहीं बोल पाते, लेकिन अगर 100 लोग 84 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ईरान, जो आपस में दुश्मन हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो बनाने वाले जो निर्माता हैं, जैसे आपने बोला रशिया, इंडिया, चाइना, तो इनके ऊपर भी एक प्रेशर आता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इस दुनिया के सेंटिमेंट को इग्नोर करेंगे आज कि नहीं यार हम बाद में देखेंगे, तो फिर हम अपना नुकसान करेंगे। तो वो भी एक रीज़न है। बाकी तो है ही है कि अमेरिका हम तीनों के पीछे पड़ा, अमेरिका ने लड़ाने की कोशिश की है, कि को खरीदने की भी कोशिश की है, कोई टूटा नहीं तीनों में से। अगर चाइना ने सपोर्ट किया, रशिया ने सपोर्ट किया भारत की, और जब स्टेटमेंट्स की बात चली, पुतिन आगे होकर बोला कि ऐसे वाले स्टेटमेंट मत दीजिए भारत और चाइना के बीच में। चाइना ने कहा जो भारत के ऊपर टैरिफ वॉर कर रहे हो ये अनफेयर है, जबकि चाइना को उन्होंने 90 डेज़ की विंडो दी हुई थी। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि जो खिचड़ी, जो आपकी खिचड़ी कही है, पुलाव कही है, बिरयानी कही है, वो तो पकी है। और उसका चाइना का सपोर्ट करना, इधर हमारा जो अभी एक रेलवे का प्रोजेक्ट भी नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है, और प्रधानमंत्री जी अरुणाचल, वो जो कोई शोर शराबा नहीं होना, ये भी एक इंडिकेशन है कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी उनके साथ हो गई है। हालांकि हम सब ये जानते हैं, और जो पीओजे को लेने के लिए बड़े उतावले हैं। मेरा अपना ये मानना है कि पीओजे के आने का 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान टूट जाए तो पीओजे खुद ही आके दरवाजे पे खड़ा हो जाए, जब वहाँ आग लगी हुई है आज की डेट में पीओजे में, तो हम उसको जो भी कन्फेडरेशन बना के, या उसको एक क्वारंटाइन में डाल के 10 साल जो भी करें। और दूसरा ये है कि चाइना के साथ हमारी एक युद्ध हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान कम है, चाइना ज़्यादा है, और उस युद्ध के बाद ये पूरा इलाका हमारे पास आए, वो एक दूसरा एक वो है। तो खिचड़ी पक्की है जवाब, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। और इसमें लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, बाहर छोटे छोटे देश हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो प्रेशर भी इनके हमारे ऊपर है। तो और अच्छी डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, तभी तो रीअलाइनमेंट होगी ना। 3 कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी तो एक और पावर सेंटर बन जाएगा, आपके पीछे फिर लोग भी खड़े होने चाहिए। और हम 74 देशों में हमारे वेलफेयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज, भारत के 74 देशों में 300 कुछ प्रोजेक्ट्स भारत कर रहा है। तो वो गुडविल जो अर्न होती है, वो फिर इसलिए की जाती है ना। देखो, कोई यहाँ पे लंगर खोल के तो बैठा नहीं हुआ, कोई हम बोलेंगे हम इतने ही वो हैं, ऐसा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म जो गोल होता है देश का, आई थिंक उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे बाय द वे, वो अमेरिका है, वो आपको आराम से बढ़ने नहीं देगा, हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश भी करेगा। और उसके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, काफ़ी दिन से चुप बैठे हैं वैसे बाय द वे, मुझे भी हैरानगी हो रही है 3-4 दिन से कोई निकाह शोफा चला नहीं। तो सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन ये सफ़र उसी मंजिल की तरफ जा रहा है जिसकी आप इंडिकेट कर रहे हैं। जी जी जी। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।